अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। यानी फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम मेटल को किस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो नमक जो हमारे घर पे मौजूद होता है, जो किचन में हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हम किस तरह सोडियम मेटल तैयार कर सकते हैं। अब सोडियम मेटल क्या है? सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, जैसे वाटर के अंदर आप इसको डालेंगे फ़ौरन हीट अप हो जाता है, आग पकड़ लेता है। तो हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद हम आगे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और उसके साथ साथ उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देख लें कि सोडियम जो मेटल है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बाय इंग्लिश केमिस्ट सर हेम्फ्रे डेवी इन 1807 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड से इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए सोडियम मेटल को डिस्कवर किया गया था, तैयार किया गया था या निकाला गया था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। इलेक्ट्रो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, चार्जेस इन मोशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइसिस जो स्प्लिटिंग के लिए या डिकम्पोजिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की स्प्लिटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं दो मुख्तलिफ आइंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हम लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। अब फ्यूज्ड का वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। फ्यूज्ड का मतलब होता है मेल्ट शुदा, यानी पिघला हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पे अगर बात करें फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो वो कितना है, वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इतना हाई टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको हम पिघलाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम सोडियम मेटल हासिल कर सकते हैं। अब आजकल कहते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, कहते हैं और फ्यूज्ड कंपाउंड, मुख्तलिफ जो फ्यूज्ड कंपाउंड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उससे मुख्तलिफ तरह के जो मेटल्स होते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं। अब कमर्शियली अगर देखा जाए तो कहते हैं द सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इन डाउन सेल। अब कहते हैं कि कमर्शियली सोडियम मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के ज़रिए। सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया जाता है, फिर उससे सोडियम मेटल हासिल किया जाता है इन डाउन सेल। आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो पढ़ रहे, तो उस वक्त हमने कहा था कि जो डाउन सेल्स हैं और नेल्सन सेल है, ये क्या है, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक जितना भी प्रोसीजर होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ से मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन कहते हैं मतलब किस तरह से ये सेल बना हुआ है। तो इसके लिए चूँकि ये पेज को बार बार पलटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मेरे पास आपकी बुक है दूसरी, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम इंडिकेट करते जाएंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले कहते हैं कि डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ अ स्टील कंटेनर लाइंड इनसाइड विद ब्रिक्स। कहते हैं ये एक स्टील कंटेनर होता है और इसके यहाँ पे अंदर साइड पे फायर ब्रिक्स लगाई जाती हैं, यानी आग जो एक ईंटें लगाई जाती है ताकि वो एक तरह से हीट को क्या कर सके, विथस्टैंड कर सके, हीट को बर्दाश्त कर सके और हीट को एक तरह से एब्जॉर्ब भी कर सके। अब हीट क्यों? क्योंकि ये हाईली हीटेड इन्वायरमेंट होगा, आगे हम देखेंगे मोर देन 600 यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब कहते हैं द एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। अब दरमियान में आपको यहाँ पे ये देखिए, दरमियान में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, कहते हैं विच emerges फ्रॉम द बॉटम अबव देयर इज अ डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। अब इस एनोड के ऊपर, दरमियान में जो एनोड आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, गुंबद नुमा चीज़ जो है आपको नजर आ रही है, और इसका काम क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन गैस के कलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा और फिर यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकाली जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं द कैथोड इज, देखो हमने कहा था ना कि एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। सो एनोड की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कैथोड। कैथोड क्या होगा? कहते हैं कैथोड इज अ सर्कुलर एंड मेड अप ऑफ कॉपर और आयरन। कैथोड जो कि सर्कुलर होगा, जैसे आपके पास एक सर्कुलर शेप होगा, देखिए इस तरह से गोल सर्कल होगा, इसके दरमियान में तो आप लोगों को ये देखिए, ये आपको एनोड नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कैथोड होगा ना, ये क्या होगा, एक सर्कल की सूरत में गोल इसके इर्द गिर्द मौजूद होगा। अब कहते हैं यहाँ पे कहते हैं द कैथोड एंड एनोड आर सेपरेटेड बाय एन आयरन स्क्रीन। अब यहाँ पर ना एनोड और कैथोड के लिए यहाँ पे एक आयरन स्क्रीन लगाई जाती है और ये इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है, इस एनोड के इर्द गिर्द, और ये एनोड को और कैथोड को एक दूसरे से अलग रखती हैं। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि सो दैट द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस नेमली सोडियम एंड क्लोरीन गैस आर केप्ट अपार्ट
एंड आर कलेक्टेड सेपरेटली। अब इन दोनों को आयरन स्क्रीन के जरिए एक तरह से अलग किया गया है। और ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन गैस और साथ में जो सोडियम मेटल होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए ताकि उनको दोनों को अलग अलग कलेक्ट किया जाए, अलग अलग इनको जमा किया जा सके। अब कहते हैं द मोल्टन सोडियम कलेक्ट्स इन द कैथोड कंपार्टमेंट्स वेयर इट राइजेज टू द टॉप एंड इज टैप्ड ऑफ बाय अ पाइप। अब कहते हैं ये जो मेल्टेड सोडियम होगा ना, जो पिघला हुआ सोडियम होगा, वो कैथोड वाले कंपार्टमेंट में जमा होगा। देखिए ये कैथोड का कंपार्टमेंट है, देखो ये कैथोड वाले कंपार्टमेंट में क्या होगा, जमा होगा। देखिए मोल्टन सोडियम आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है। तो ये जो मोल्टन सोडियम होगा ये क्या करेगा, यहाँ पे जमा होगा और इसका लेवल राइज करता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इस पाइप के करीब चला जाएगा और इस पाइप के जरिए इस मोल्टन सोडियम को बाहर निकाला जाएगा। फिर कहते हैं ऑन द अदर हैंड द गैसियस क्लोरीन एज अ बाई प्रोडक्ट इज कलेक्टेड एट एनोड। और ये जो गैसियस क्लोरीन है वो एनोड के ऊपर कलेक्ट होगी और कहते हैं इज कलेक्टेड फ्रॉम द अदर पाइप। अब देखें, और फिर यहाँ से ये देखिए, यहाँ से क्या करेगा, कलेक्ट होगा क्लोरीन गैस और यहाँ से फिर वो पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। सो ये तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी। हमने क्या कहा कि एक स्टील कंटेनर होता है और इसके इर्द गिर्द ब्रिक्स की लाइनें मौजूद होंगी। फिर हमने कहा कि दरमियान में एक एनोड मौजूद होगा और ये एनोड क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या करेगी, यहाँ पे बनती जाएगी। इसके ऊपर एक गुंबद नुमा शक्ल होगी, इस गुंबद नुमा शक्ल के ऊपर यहाँ पे क्या, इसके अंदर क्या होगी, क्लोरीन गैस जमा होती जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलती जाएगी। फिर हमने कहा कि कैथोड, एक सर्कुलर कैथोड मौजूद होगा और सर्कुलर कैथोड जो होगा इसका ये यहाँ पे क्या होगा, इसको और एनोड और सर्कुलर कैथोड को यहाँ पे एक आयरन स्क्रीन मौजूद होगी और ये क्या करेगा, एनोड और कैथोड को एक दूसरे से अलग रखेगा। इसी तरह हमने कहा कि ये जो यहाँ पे आपके पास ये जो कैथोड है इसके कंपार्टमेंट के अंदर सोडियम मेटल होगा, वो लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में सोडियम मौजूद होगा। और ये जो एनोड का जो कंपार्टमेंट है इसके पास यहाँ पे क्लोरीन जो गैस होगी वो यहाँ पे जमा होती जाएगी। अब कहते हैं ये जो मोल्टन सोडियम है, कहते हैं इसका लेवल राइज करता जाएगा और यहाँ इस पाइप के जरिए फिर मोल्टन सोडियम को बाहर निकाला जाएगा और ये जो क्लोरीन गैस होगी वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। अच्छा, आपको यहाँ पे एक सुराख भी नजर आएगा और इस सुराख के जरिए हम सोडियम क्लोराइड को अंदर डालते हैं। हमने क्या कहा था कि सोडियम क्लोराइड से हम मोल्टन सोडियम को हम हासिल कर सकते हैं। सो ये देखिए आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि सोडियम क्लोराइड से मोल्टन सोडियम को हासिल किया गया है और फिर इस मोल्टन सोडियम को यूज़ करते हैं वेरियस, बाकी जो हमारे पर्पजेज होते हैं, वेरियस हमारे काम होते हैं, उसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। अब यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो रिएक्शन ऑफ सेल का रिएक्शन कैसे होगा, कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 801 सेल्सियस। मैंने पहले आपको बताया कि जो मेल्टेड सोडियम होगा, जो सोडियम का अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो कौन से पॉइंट पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो 801 सेल्सियस होगा। अब कहते हैं यहाँ पर मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड। अब यहाँ पे ऐसा, चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो इसको थोड़ा सा इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड जो होते हैं वो डाला जाता है। मान लो अगर हम 1 मोल जो है वो सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो 3 मोल हम किस चीज़ के लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड के हम लेंगे और इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कहते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अब जैसे हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज लाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें पास होगा तो आयंस जो होंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब कहते हैं द आयंस आर फ्री टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। अब क्या होगा, ये जो आयंस होंगे ये अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। मान लो हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड डाल दिया। अब सोडियम क्लोराइड चूंकि है, देखिए यहाँ तक ये फिल आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ तक इसमें डाल दिया। अब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से देखें, यहाँ बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। एनोड और कैथोड को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो चार्जेस होंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी ना, तो चार्जेस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो क्लोराइड है, आयन है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्जेज जो होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं और ये जो सोडियम आयन्स हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, वो पॉजिटिव है। वो कौन सा इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। देखिए पॉजिटिव सोडियम आयन्स होंगे, कहते हैं पॉजिटिव सोडियम आयन्स होंगे, किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है। और वहाँ से क्या करेंगे, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम मेटल जो होगा वहाँ पे एक तरह से डिपॉजिट होता जाएगा। यहाँ पे देखिए कैथोड वाले कंपार्टमेंट में यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा।
अब चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसी वजह से यहाँ पे ये पिघला हुआ होगा, यानी मोल्टन फॉर्म में मौजूद होगा। अब मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो होगा वो इस तरह से आयोनाइज होगा जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो होगा ये मेल्ट शुदा है ना, तो ये दो अपने दो आइंस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड ये जो होता है ना, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो आइंस होते हैं वो फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो जब आप उसको हीट करेंगे ना तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी ना वो टूट जाएगी। बॉन्डिंग टूट जाने की वजह से इनकी जो शेप होगी ना वो मेंटेन नहीं रह पाएगी और आइंस जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे। अब आइंस फ्री हो चुके हैं, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ से कहते हैं जो सोडियम आयन होगा वो क्या करेगा, कैथोड के ऊपर कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ले लेंगे और सोडियम मेटल बन जाएंगे। लेकिन जो कि वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो उस वाले जो कैथोड वाला कंपार्टमेंट है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और आपको हमने पहले भी बताया था कि जहाँ पे रेड कैट की बात आएगी ना, यानी सिर्फ बिल्ली अगर कहीं पे भी आपके माइंड में आएगा ना तो रेड कैट का मतलब रिडक्शन एट कैथोड। और देखिए यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। इसी तरह अगर हम दूसरा हाफ सेल रिएक्शन देखें, यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन के अंदर अगर एनोड के ऊपर देखें तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, कहते हैं जो क्लोराइड आइंस होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोराइड जो वो नेगेटिव चार्जेस हैं और एनोड जो ये पॉजिटिव है और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्जेस एनोड की तरफ जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो न्यूट्रल क्लोरीन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे ना तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये Cl नेगेटिव बन जाता है ना, तो ये Cl नेगेटिव यानी इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन और 17 इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो गए। जब बराबर हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम बन जाएगा। अब कहते हैं ये जो क्लोरीन एटम है वो तो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकते एटॉमिक स्टेट के अंदर। अब ये क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा और ये दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, मिलेगा और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये बना लेगा और यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल एनोड के ऊपर गैस की सूरत में लिबरेट हो जाएगी और इस पाइप के जरिए, इस ओपनिंग के जरिए बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे देखें क्लोरीन ने क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखें एक क्लोरीन भी न्यूट्रल है, दूसरा क्लोरीन भी न्यूट्रल है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे क्योंकि अकेला क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये बन जाएगा और मॉलिक्यूल की सूरत में ये बाहर चला जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, देखिए दो सोडियम क्लोराइड फ्यूज स्टेट मतलब ये मोल्टन फॉर्म में है, पिघले हुए हैं। ये दोनों ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें एक तरह से पास होगी तो क्या होगा, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम मेटल आपको मिल जाएगा और क्लोरीन गैस आपको मिल जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला आयन, कौन सा वाला सब्सटेंस कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे डाउन सेल पूछा जा सकता है कि डाउन सेल बनाएं, उसको लेबल करें और वहाँ पे बताएं कि ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली। हमने कहा कि डाउन सेल जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और ये इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म करवाते हैं और ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। और जहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ये स्टैब्लिश हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो आपके इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं, इसको बैटरी के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि हम किस तरह से सोडियम क्लोराइड, वो नमक जो हम अपने घर में किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से सोडियम मेटल को उसके ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस में कहते हैं एल्यूमिनियम ज्योति। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, अगर आप एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो मेटल है वो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन से मेटल की मिकदार में मौजूद है। तो वो अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए तो 8.2% एल्यूमिनियम मौजूद है और ये फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, ये कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेगा। क्यों? आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो मेटल्स होते हैं, वेरियस मेटल, ये कंबाइंड स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं, फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलते। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो एल्यूमिनियम है या जितनी भी बाकी मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और ये फ़ौरन रिएक्शन कर लेते हैं स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद पानी के साथ, हवा के साथ। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है स्टेबल पैसिव लेयर इसके इर्द गिर्द क्या बन जाती है और कहते हैं दिस लेयर इज़ अबाउट 4 नैनोमीटर थिक एंड विल प्रोवाइड कोरोजन प्रोटेक्शन
टू एल्यूमिनियम एज लॉन्ग एज द ऑक्साइड लेयर इज प्रेजेंट। अब देखो, जब आप इस एल्यूमिनियम को आप छोड़ोगे ना हवा में, पानी के पास, तो यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर इसके इर्द गिर्द जो होती है बन जाती हैं, और ये 4 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। और ये थिकनेस क्या करती हैं, अंदर के जितने भी एल्यूमिनियम के एटम्स होते हैं उसकी एक तरह से कोरोजन से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है एक एम्फोटेरिक मेटल होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके साथ एज ए बेस काम करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके साथ एज ए एसिड काम करेगा। कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल डिटोरियोरेट इन द इन्वायरमेंट विद द हाई और लो पीएच। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो इसके एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द जो लेयर बनी हुई है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो कहते हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये अगर आप पीएच हाई भी करेंगे ना, एसिडिटी आप बढ़ाएंगे, तेजाबियत बढ़ाएंगे या कम करेंगे ना, या जो अल्कली है, अल्कलीज आप उसके अंदर डालते हैं, बेसिस उनके अंदर डालते हैं, तो उसके साथ भी एक तरह से क्या कर लेता है, रिएक्शन शो कर लेता है। और ये जो ऑक्साइड लेयर होती है ये 7 कहती है स्टेबल रहती है, ओनली स्टेबल। कब स्टेबल रहती है, 7 to 9 पीएच। अगर पीएच जो है वो कितना है, वो 7 to 9 है। पीएच क्या है, एक एसिडिटी को मेजर करने के लिए, बेसिसिटी को मेजर करने के लिए ना एक पैमाना है। जैसे आप एक लंबाई नापते हैं ना, तो उसके लिए आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं, टाइम नापते हैं तो उसके लिए घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह पीएच जो है ना वो तेजाबियत को नापने के लिए एक पैमाना होता है, ठीक है। इस तरह एक आयरन ऑक्साइड जो उसका केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 है, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और फेरिक जो होता है ये वन ऑफ द 3 मेन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये 3 आयरन जो होते हैं वो 3 मेन ऑक्साइड में आपको देखने को मिलता है, तो उसमें से ये भी मौजूद है। बाकी जो 2 टाइप्स है वो फेरस ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। इसको हम मैग्नीटाइट कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मैग्नीटाइट का फॉर्मूला क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। कहते हैं व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, जब ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये इसकी रस्टिंग शुरू हो जाती है। रस्टिंग का मतलब इसको जंग लगने लग पड़ता है। व्हेन द आयरन कोरोड्स द कलर चेंजेस, इट एक्चुअली एक्सपेंड्स कहते हैं। तो ये जो आयरन जो होती है इसकी कोरोजन स्टार्ट हो जाती है, उसका कलर जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कहीं लोहा छोड़ देते हैं उसके ऊपर कलर मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर एक तरह से जंग लगने लग पड़ता है। This expanding in color change produces large red flash and we all know एज रस्ट। और देखो उसके ऊपर एक गोल्डन सा एक ब्राउन सी उसकी कलरेशन उसकी हो जाती है, और उसको हम आमतौर पर रस्टिंग कहते हैं, जिसको आमतौर पर हम जंग भी कह सकते हैं। रस्टिंग इज फॉर्म्ड मोर क्विकली इन केस ऑफ साल्ट वाटर। अगर साल्ट वाटर है तो वहाँ पे रस्टिंग बहुत जल्दी होगी, बिकॉज उसके पीछे रीज़न क्या है, इट कंटेन्स सोडियम विच इज़ मोर रिएक्टिव टू आयरन। कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सोडियम होते हैं ना, साल्ट वाटर का मतलब उसके अंदर आइंस मौजूद है, ठीक है। मेटल आइंस होंगे, मुख्तलिफ तरह के नॉन मेटल आइंस होंगे, तो उसमें जो सोडियम है वो भी एक मेटल है, वो आयरन के साथ डायरेक्टली एक तरह से रिएक्शन शो कर लेता है। दिस माइट बी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच अ शिप क्रू हैज़ डील विद, यानी जो शिप क्रू होते हैं ना, मतलब जो आप कश्तियाँ वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसको जो क्रू वहाँ पे मौजूद होता है, तो उसको इसके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि जितना भी मेटल होता है वो उसके साथ फ़ौरन रिएक्शन कर लेते हैं। और समंदर का जो पानी होता है उसके अंदर वो तो साल्ट वाटर, उसके अंदर आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये डायरेक्टली उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और एक तरह से उसको उस लोहे को एक तरह से बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। सो ये हमने देख लिया एल्यूमिनियम उसकी ऑक्साइड्स, और उसके साथ साथ हमने आयरन के ऑक्साइड्स की बात कर ली। आपसे MCQs के हवाले से पूछे जा सकते हैं, ठीक है।